Hello. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, Himanshu, Srishti, Asmriti. Good evening, sir. How are you? कैसे हो? आस्था, सचिन. Good evening, Good evening, sir. Yes, yes. आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So very good it is. Just I have got the opportunity here to just ethics section. So very enthusiastic to just deliver very interesting and core area of my passion. ठीक है? So ये मेरे जितने भी सेक्शन हैं वो मैं पैशनेट होके करता हूँ. तो कल फिर डिस्कस हुआ कि ये सेक्शन बचे हैं आप लोगों को कराऊं. एंड काफ़ी मैं इसमें मेरा इंटरेस्टिंग सेक्शन है. So I think will be a lot of benefit in many way, and you will get benefit of ethics fourth paper also. जिस तरह से हम लोगों ने इंडियन सोसाइटी सोशल इशू जस्टिस किया है एंड और ही क्योंकि इंटायर पेपर इज कॉन्सेप्चुअल इन नेचर. 99% जो इसमें चीजें हैं तो फैक्चुअल कम एंड कॉन्सेप्चुअल है. तो आप लोग बिल्कुल एकदम लेक्चर आप नोट्स के चक्कर में नहीं रहना है. नोट्स तो खैर मैं डिलीवर करूंगा और धीरे धीरे पिछले वाले सेक्शन का भी मैं 1 by 1 करके आप लोगों को भेजूंगा ग्रुप में. बट ओवरऑल ओरिएंटेशन की एक इंटरैक्टिव सेशन, ए डिस्कशन, ए विजन डेवलपमेंट एंड एथिकल अप्रोच यू हैव टू डेवलप आफ्टर द लेक्चर्स. ठीक है? तो इन सारे कंपोनेंट्स को हम ध्यान में रखेंगे एंड बाय लिसनिंग, बाय इंटरैक्टिंग, ये टू वे प्रोसेस, यू कैन बेटर बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट. बहुत ज्यादा लेंदी पढ़ने और उसमें रिसर्च करने एंड अदर अप्रोच की तरफ जाने की जरूरत नहीं होगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? Yes, sir. Yes, sir. अब पहले मैं आज का जो हमारा सेशन होगा एथिक्स में वह स्ट्रेटेजिक सेशन होगा. दैट इज कि हम एथिक्स के पेपर के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, कि अप्रोच लेवल की बात होगा. दैट्स वाई मैंने आप लोगों को मैसेज भी किया था, दिस इज वेरी वैल्यूएबल सेशन. बाद में हो सकता है कि कोई स्टूडेंट भूल जाए तो ये बेस पहले वाला क्लास बहुत रेलिवेंट होता है. अप्रोच और आपकी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट एक करेगा ये चीजों को सॉल्व करने में. जब तक सही नहीं होगा तो फिर आगे हम बेहतर ढंग से उसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे. फर्स्टली देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई एथिक्स पेपर इंट्रोड्यूस इन द यूपीएससी सिलेबस. क्या कारण था कि आज से 4-5 साल पहले एथिक्स पेपर को यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशंस का पार्ट बनाया गया? कभी सोचे हो क्यों यूपीएससी या पूरे देश में क्या चल रहा था जिससे लगा कि नहीं एक पेपर, एक एथिकल एप्टीट्यूड हमें ब्यूरोक्रेट्स में ढूंढने हैं. सो दिस इज द हियर रीजन कि आप यदि आप चाहोगे तो इसके पीछे रीजन है कि 2010, 11, 12 से लेके 12-13 तक इंटायर इंडिया, इंटायर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है उसमें करप्शन रीडन इट वाज. लार्जली द 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, कोल, बहुत सारे घोटाले होते थे देश में. एंड लार्ज नंबर इट इज ए नेक्सस बिटवीन द पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट. पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट करने से लार्ज ये देखा गया कि जो आईएएस बन के आते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, ये ज्वाइन करने के बाद क्या कारण है कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हो जाते हैं, अनएथिकल काम करने लगते हैं और जिससे बहुत बड़े बड़े करप्शन आए. सेक्रेटरी लेवल जो कोल सेक्रेटरी और ऐसे जो लोग होते हैं वह एक अनएथिकल काम क्यों करते हैं. सो इट वाज द कमीशन, और जो कमीशन का रिपोर्ट आया यूपीएससी के अंदर में जो कमीशन था और फिर जो स्ट्रेटेजिक लेवल से जो बॉडी जो है उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक पेपर इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एथिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, उनके प्रति जो उनकी जो सोच है वो हम चीज़ों को टेस्ट करेंगे. सो दिस इज द रीजन कि एक बिल्कुल ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एक करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करने के लिए, एक आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक एग्जांपल है उसको लाने के लिए ये पेपर लाया गया यूपीएससी द्वारा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? Yes, sir. Yes, sir. तो ध्यान रखना है कि इस पेपर के अप्रोच से आपका एक मोरल, एथिकल जो चीजें हैं उसकी टेस्ट होती है. इसमें फैक्ट्स की जानकारी नहीं होती है. फैक्ट्स की जानकारी उसमें आपके व्यू, ओपिनियन, सोच, आप कितने हद तक आप अपने अप्रोच में मोरल चीजों को इनकलकेट करते हैं, आप अपने थिंकिंग में मोरल चीजों को इनकलकेट करते हैं. सो दिस इज हियर, एक तो ये रीजन है. अब इसमें थोड़ा सा हम एक ओवरऑल एक व्यू लेंगे, सिलेबस को देखेंगे कि सिलेबस किस तरह से डिजाइन किया गया है इन यूपीएससी. सो वी विल फाइंड दैट
इंटायर सिलेबस जो है 7-8 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। पहले जो इसके जो विजन्स हैं सिलेबस के, दैट इज कि पेपर इंक्लूड क्वेश्चन, पीपीटी इज विजिबल टू यू ऑल? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So, question to test the candidate's attitude and approach to issue relating to integrity, probity in public life and its problems. Okay. So, probity in public life and problem-solving approach, various issues and conflicts faced by him in dealing with the societies, like the conflict of interest. मतलब बिल्कुल इनको करंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उससे जोड़ के देखना है, रादर कि यू शुड गो बैक और कन्वेंशनल पर्सपेक्टिव में एक रटे रटाई मेथड से नहीं। क्वेश्चंस में यूटिलाइज द केस स्टडीज अप्रोच टू डिटरमाइन दीज एस्पेक्ट्स एंड फॉलोइंग ब्रॉडर एरियाज विल बी कवर्ड। ब्रॉडर एरियाज में हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें। Are you getting my points? Yes, sir. Yes, sir. So this is here. Broader area will cover. So under it, you see the chapterization. The first chapter is ethics and human interface, essence, determinants, and consequences of ethics in human actions. अंडर दिस सेक्शन में, इस चैप्टर के अंदर में हम पढ़ेंगे कि एथिक्स है क्या, एंड इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में एथिक्स का क्या रोल है। इंटरफेस का मतलब है कि हम अपने इन डे टू डे लाइफ में कैसे हम एक एथिकल चीज़ों को इनकलकेट करते हैं, इसका रेलिवेंस क्या है और वह कैसे डेवलप होता है, और किस तरह से हम एथिक अनएथिक चीज़ों को डिसाइड करते हैं। एनिमल और हमारे लाइफ में क्या अंतर है, एक हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे। हम एथिकल हैं इसीलिए हम ह्यूमन हैं। यदि हमारे अंदर एथिक्स नहीं है, मोरालिटी नहीं है, तो हम मनुष्य नहीं हैं, हम एनिमल लाइक हैं। तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, सब कंटेंट में देखेंगे। और इसेंस क्या है, अल्टीमेटली एथिक्स हमें एक अच्छे ह्यूमन लाइफ, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग, एक गुड मोरल पर्सन, एक सिविलाइज सोसाइटी की तरफ कैसे ले जाता है। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट्स क्या है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स, कि वह कौन कौन सी चीजें हैं जो एथिक्स को, एथिकल बिहेवियर को डिटरमाइन करता है। दैट इज द फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स, कि एथिकल पैरामीटर्स किसी सोसाइटी में किस ढंग से एक डेवलप होता है और विकसित होता है। जैसे आप मैं एग्जांपल दूं, हमारे देश में जो एथिकल है वह दूसरे कल्चर में जाकर के अनएथिकल हो जाता है। हमारे यहाँ जो शिष्टाचार के तरीके हैं, व्यवहार के तरीके हैं, वह अलग दूसरे कल्चर में जाकर के वह फिट नहीं बैठता, या दूसरे कल्चर की चीज हमारे में नहीं बैठता है। तो एक तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हैं, सब कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हैं, फिर यूनिवर्सल एथिक्स हैं, बहुत सारे इसमें कंपोनेंट हैं। एक यूनिवर्सल पैरामीटर होता है, एक पार्टिकुलरिस्टिक पैरामीटर होता है। देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म, सांस्कृतिक सापेक्षतावाद है, इथनोसेंट्रिसिज्म है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें हम देखेंगे। डायमेंशंस क्या हैं, एथिक्स के क्या क्या आयाम हैं। एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, जब आप एक किसी के बेटे होते हो, किसी के बेटी होते हो, हस्बैंड होते हो, किसी के फादर होते हो, भाई होते हो, यानी आपका धर्म होता है एक अलग। सो वहाँ एथिक्स चीजें कैसे निर्धारित होता है। एंड वेन एवर यू आर ए ब्यूरोक्रेट, एक अफसर होते हैं, एक पब्लिक लाइफ में होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, एनजीओ होते हैं, तो वहाँ एथिकल चीजें कैसे निर्धारित होता है। एक पब्लिक और प्राइवेट जो लाइफ है उसको, उस दोनों लाइफ में हम अलग अलग देखेंगे। फिर इसी में, इसके अंदर में एथिक्स का डिफिनेशन भी है, अप्रोचेस में बहुत सारी चीज हैं। ह्यूमन वैल्यूज आ जाएगा, इसका हमने अलग से चैप्टराइज कर रखा है। ह्यूमन वैल्यूज क्या है, कि बेसिकली किसी सोसाइटी में एथिक्स का जो बहुत बड़ा एक डायमेंशन है वह ह्यूमन वैल्यूज है। उस ह्यूमन वैल्यूज है क्या, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, और वह किस तरह से वैल्यू डेवलप हो जाता है, वह कौन कौन सा एजेंसीज है जहां से हम वैल्यू सीखते हैं, लर्न करते हैं। और वैल्यू का एक बहुत बड़ा कोरिलेशन एथिकल बिहेवियर से होता है। इसी का एक पार्ट होगा टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स।
इन दिस यूनिट हम इसमें जो ग्रेट लीडर्स हैं, पॉलिटिशियन, राजा राम मोहन राय हुआ, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हुआ, विवेकानंद हुआ, टैगोर हुए, ऐसे जो बड़े पर्सनैलिटी हुए हैं, जो ऐसे लीडर्स जो देश में एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे टी.एन. सेशन हो गया, अभी श्रीधरन हुआ, उन्होंने जो एक बोनाफाइड एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन में रखा है, ई श्रीधरन, रेलवे मेट्रोस प्रोजेक्ट को लेकर के। तो ऐसे ऐसे सेक्शन के लोगों को हम देखेंगे कि उनके क्या क्या एक एथिकल बिहेवियर, उन्होंने क्या कहा, एक बड़े जो कॉरपोरेट में जो सक्सेसफुल लोग रहे हैं, उन लोगों ने क्या कहा वैल्यू को लेकर के या एक सक्सेस को लेकर के, एक अच्छे सोसाइटी के निर्माण, उनके एथिकल व्यू को हम जज करेंगे। फिर इसमें एक डायमेंशन आएगा, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। दैट इज एथिक्स को इनकलकेट करने में फैमिली किस तरह से रोल प्ले करता है, सोसाइटी की क्या रोल होती है, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। दीज आर द थ्री मेजर एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन इन आवर कंट्री। एनीवेयर हम बेसिक ईमानदारी का गुण हम कॉलेज में नहीं, ज़्यादातर फैमिली में सीखते हैं। हम ईमानदार रहें, ये हमारे माता पिता और फैमिली का माहौल जो है उससे हम सीखते हैं। फिर स्कूल में हम बहुत सारे व्यवहार को सीखते हैं, वैल्यूज़ को लर्न करते हैं, मोरालिटी को डेवलप करते हैं। सो इन दिस सेंस इन एजेंसीज के रोल को हम देखेंगे। तो ओवरऑल ये जो यूनिट है यह एक तरह से एथिक्स का बेस है, जिसमें कि एथिकल बिहेवियर और चीज़ों को एक उनके फीचर्स, डायमेंशंस, डिटर्मिनेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, ये सारे चीज आपको इस वाले चैप्टर्स में होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यस सर। Yes, sir. सारे लोग से मैं इंटरैक्टिव चाहूंगा, ठीक है कि नहीं? हर एक लोग इंटरैक्टिव रहिए, और कहीं से ऐसा नहीं कि सुन रहे हैं और कुछ कंफ्यूजन है तो डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को बिल्कुल फुल अपॉर्चुनिटी है विथ द इंटरैक्शन सेशन, एंड टोटल कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान रखेंगे। सेकेंड जो हमारा जो यूनिट है इसमें वह है एटीट्यूड। ये साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में है। 3 चैप्टर जो अभी आने वाला है वह साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन साइकोलॉजी नहीं है, ध्यान रखना। ये प्योर साइकोलॉजी नहीं है, इट इज ए साइकोलॉजिकल अप्रोच टू एथिक्स। साइकोलॉजी जो होता है यानी कि आदमी के मन, सोच, एक एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, तो उसमें हम इसको एथिक्स से जोड़ेंगे कि एथिक्स से इसको कनेक्ट करके देखेंगे, नॉट कि उस पर हम शोध करेंगे साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में। बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। अप्लाइड करके पढ़ना। एटीट्यूड जो है एक प्योरली साइकोलॉजी का विषय है, और उसमें उसके थ्योरी हैं, स्ट्रक्चर हैं। ये तो हम जानेंगे कि एटीट्यूड है क्या, फीचर्स क्या हैं, उनकी थ्योरी क्या है, एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसे होता है, डेवलप कैसे होता है। लेकिन सारे चीजों को यहाँ पर हम फिर कनेक्ट करेंगे कि एथिकल एटीट्यूड, हाउ कैन यू डेवलप एथिकल एंड मोरल एटीट्यूड, और उस एटीट्यूड, जब एटीट्यूड और बिहेवियर में क्या कंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंसी कैसे है, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड हम कैसे डेवलप करते हैं। फिर सोशल इन्फ्लुएंस होता है कि समाज में एक व्यक्ति, एक 25 साल का लड़का बहुत ऐसा काम कर दिया कि बहुत बड़ा पॉपुलर हो जाता है, बहुत बड़े लीडर्स हो जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है, वो कैसे लोगों को प्रभावित करता है, उसकी स्ट्रेटेजी को हम देखेंगे। फिर परसुएसिव कम्युनिकेशन होता है। परसुएसिव कम्युनिकेशन एक साइकोलॉजिकल, अमेरिका में एक काफी डेवलप्ड एक मेथोडोलॉजिकल अप्रोच है। हमारे देश में भी आप देखेंगे तो जैसे बहुत बड़ा जो इंटरनेशनल मार्केटिंग कंपनी है, या बहुत बड़ा कॉरपोरेट जो कंपनी है, सेल्स का जो काम करते हैं, उसमें परसुएसिव कम्युनिकेशन का सहारा लिया जाता है। जैसे इससे क्वेश्चन भी आए हैं, इस टॉपिक्स को मैं जब पढ़ा रहा था लास्ट ईयर, तो इसको मैंने स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ा था, और डायरेक्ट यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया। अब इसका पहले मतलब समझो। एम्बे कंपनी का नाम सुने हो आप लोग? Yes, sir. ये बहुत बड़ा नेटवर्किंग मार्केटिंग का कंपनी है। ये इसके सेमिनार में क्या होते हैं कि लोगों को इनवाइट करते हैं, फिर उनको ग्रिड फैक्टर देते हैं, उनको परसुएड करते हैं कि आप साइकिल पे चल रहे हो, मेरे कंपनी में इतना इन्वेस्ट करो, आप ज्वाइन करो, आप 3 साल में आप करोड़पति बन जाओगे। उसके लिए लॉजिक देते हैं, तर्क देते हैं, बहुत तरह से ग्रिड फैक्टर्स देते हैं, और एनी हाउ उनका रहता है कि हम अपने कंपनी के बिजनेस को ज्यादा ज्यादा बढ़ाएं। आप छोड़ो एमबीए को, तो छोड़ो, कभी आपको टेली कॉलर्स कभी फोन किया है आपके मोबाइल पे? लक्ष्मी यंत्र बेचने वाला, कोई क्या कहते हैं, कोई इंश्योरेंस बेचने वाला, ऐसे एजेंट फोन किया है? जरूर किया होगा। तो घर ही आ जाते हैं जो रिलेटिव है। हैं?
तो सर जो रिलेटिव्स प्रोफेशन से जुड़े हैं एजेंट्स वो घर ही आ जाते हैं। हाँ, वो बड़ी आपको कन्विंस करेंगे। मतलब परसुएसिव कम्युनिकेशन का एक नटसेल में एक माइंड कर लो, इसका मतलब होता है कि अगले पर्सन को हम परसुएड कर करके, मना करके, जैसे हो उनके साइकोलॉजी एटीट्यूड को चेंज करके अपना प्रोडक्ट बेच देना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अब तो ये तो मार्केटिंग कंटेक्स्ट में हुआ। अब इसको देखो, ये तो सिर्फ पढ़ने से थ्योरी, इसका हम देखेंगे कि परसुएशन का तरीका क्या है, कैसे कैसे होता है, फिर ये मार्केटिंग से जोड़ना नहीं। अभी क्वेश्चन आया था 2 साल पहले कि हाउ कैन यू यूज परसुएसिव कम्युनिकेशन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस इन स्वच्छ भारत मिशन। ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2 साल पहले आया। अब मान लो कि इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए पहले तो आपको परसुएसिव कम्युनिकेशन का कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू यू, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली, इसको अप्लाइड करके लिखना कि स्वच्छ भारत मिशन में क्या है, हमारे देश के लोगों का एटीट्यूड क्या है, कि लोग पुलिस लगा देंगे, पहरे लगा देंगे, पेनल्टी लगा देंगे, लेकिन लोगों का आदत है जहां मौका मिला कचरे फेंक दिए। अब इसको सरकार हर एक आदमी पे पुलिस नहीं लगा सकता, सरकार के संसाधन नहीं है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों का एटीट्यूड है पॉलीथीन यूज करना, कहीं चाय पी के कप फेंक देना। और गेटिंग माय पॉइंट्स? तो परसुएसिव कम्युनिकेशन का जो तरीका है, अब इस तरीके से हम कैसे लोगों को हम मना सकते हैं, लोगों के एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ दिल्ली में चला था कि ऑड और इवन गाड़ी पॉल्यूशन को लेकर, तो उसमें कई बार ऐसा किया गया कि स्कूल के जो बच्चे हैं उनको गुलाब का फूल लेकर के रोड पे खड़ा कर दिया गया और बोला गया कि जो ऑड डे में इवन नंबर का गाड़ी निकलते हैं उनको आप कुछ नहीं कीजिए, ना चालान काटिए, उनको गुलाब का फूल दे दीजिए। कम से कम थोड़ा सा भी सेंसिटिव आदमी शर्मिंदा होगा कि, और ये होता है परसुएसिव कम्युनिकेशन, कि मतलब आपने रूल्स को वायलेशन किया, मतलब मनाने के लिए कि आप नियम को फॉलो करें। अभी कोरोना में भी इसकी जरूरत है। जो आप मास्क नहीं पहनते हैं उसको आप डंडे मारोगे, जेल में बंद कर दोगे, पेनल्टी लगा दोगे, इट इज नॉट इफेक्टिव। रादर कि परसुएशन के माध्यम से लोगों को परसुएट कीजिए कि आप मास्क लगाइए। अभी कोरोना से हो सकता है, इस बार कोविड से उसको जोड़ दो, इसलिए यू शुड बी अलर्ट। आर यू गेटिंग योर पॉइंट्स? यस सर। तो परसुएसिव सर इसको मोदी जी के भाषण से भी जोड़ सकते हैं, वो जब लोगों को गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए बोले थे। ये हाँ, गैस सब्सिडी छोड़ने के। अभी देखो, जब हम इस टॉपिक, अभी तो मैं आपको सिर्फ ऐसे ब्रीफिंग कर रहा हूँ, मैं टॉपिक्स पे आऊंगा तो सारे चीजों को मैं अप्लाइड करूंगा, टॉपिक्स को एग्जांपल दूंगा, लीडरशिप, सारी चीजों का। तो द कंसेप्ट विल बी वेरी क्लियर। एथिक्स में बिल्कुल अप्लाइड करके पढ़ो। सोसाइटी के प्रॉब्लम को थ्योरी से जोड़ना है और उसके सॉल्यूशंस को एक थ्योरेटिकल एज वेल एज अप्लाइड पर्सपेक्टिव में लिखोगे, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। ठीक है? यस सर। अब देखो, एटीट्यूड, ये साइकोलॉजिकल चैप्टर हो गया, ये साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में देखेंगे। इसी में दूसरा फिर एटीट्यूड साइकोलॉजी के कंटेक्स्ट में ही चैप्टर होगा, एटीट्यूड एंड फाउंडेशन वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। यानी कि एप्टीट्यूड, ये एटीट्यूड नहीं है, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टू आर डिफरेंट थिंग्स। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एक अलग होता है कि एक पर्टिकुलर फील्ड में किसी को डांस करने का एप्टीट्यूड है, किसी को क्या कहते हैं गाना गाने का एप्टीट्यूड है, किसी को एडमिनिस्ट्रेशन का एप्टीट्यूड है। तो यहाँ जो एप्टीट्यूड है कि लोक सेवा, व्हेनेवर यू आर इन द पब्लिक सर्वेंट सिविल सर्विसेज, तो एक उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, प्रोफेशनलिज्म है, उस तरह के एप्टीट्यूड, जैसे इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, इम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन, इन सब चीजों को आप ऐसे एप्टीट्यूड यदि नहीं है तो आप कैसे इनकलकेट करें, यदि है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीजों को हम देखेंगे। और देखो, इम्पैथी, सिंपैथी एंड कंपैशन, अंतर बताओ। इम्पैथी क्या होता है? बड़ी कॉमन वर्ड है, डे टू डे लाइफ में हम पढ़ते हैं, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग अलग है। इम्पैथी, सिंपैथी एंड कंपैशन। सर सिंपैथी वाला जो कॉन्सेप्ट है, हमारे क्लोज या रिलेटिव्स या ऐसे लोग जो हमसे फेमिलियर है उनके प्रति जो होगा, और एम्पैथी जो है वो किसी के भी प्रति हो सकता है। उसके सिचुएशन को फील करके जो उनके प्रति हम रिएक्ट या रिस्पॉन्स करेंगे। कंपैशन क्या हुआ? सर कंपैशन सहानुभूति जैसा कुछ चीज नहीं, एग्जैक्ट। तुम कुछ ठीक हो लेकिन उलझा हुआ हो, ठीक है? नहीं, कॉन्सेप्ट देखो आप एकदम फिंगर पॉइंट। इम्पैथी का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति, एक भिखारी रोड पे भीख मांग रहा है
और उसके दर्द को हम अपने ऊपर ले लिए कि फील कर रहे हैं कि यदि मेरे साथ ऐसा होता। दूसरे व्यक्ति के जो पर्सन इन प्रॉब्लम और डिस्ट्रेस, उसके पेन को जब अपने हर्ट से महसूस करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एम्पैथी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यस सर। यस सर। सिंपैथी हुआ कि किसी व्यक्ति के दर्द को हम महसूस उतना नहीं करते हैं, लेकिन उसके प्रति, उस व्यक्ति के प्रति मेरी है कि काश गॉड इसकी प्रॉब्लम की सॉल्व हो जाए। दर्द नहीं महसूस करते हैं उसमें, सिंपैथी में। लेकिन कोई गरीब, ऐसे वल्नरेबल, ऐसे डिस्ट्रेस में पर्सन को देख करके होता है कि भगवान उनको बख्श दे। तीसरा कंपैशन। कंपैशन में क्या होता है कि हम दर्द को फील करते हैं, दर्द को फील करके हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और उस व्यक्ति के लिए हेल्पिंग हैंड बढ़ा देते हैं। यानी कि कोई 10 रुपये दे देते हैं या कोई आर्थिक मदद या सामाजिक मदद करते हैं, तो इसको बोलते हैं कंपैशन। इसमें एक बड़ी केस स्टडीज आया है। केस स्टडीज आया है कि एक बूढ़ी औरत, यूपीएससी का क्वेश्चन तो आया है वो डिस्कस कर रहा हूँ। एक बूढ़ी औरत, आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, आपकी ऑफिस में पहुंचती है और उसको किसी योजना का लाभ लेना है, लेकिन किसी भी पैरामीटर्स को वो फॉलो नहीं करता है, डॉक्यूमेंट्री पैरामीटर्स को। और आपको फर्स्ट टाइम उस लेडीज को देखने से लगता है कि सी इज रियली नीडी, कि ये वास्तव में जो है ये डिजर्व कर रही है इस योजना के लाभ के लिए। आप उसको लाभ पहुंचाना चाहते हैं, अब आप क्या करें? ये हो गया कंपैशन, कि आप सोच रहे हैं कि उसको मैं मदद करूं, लेकिन उसने सिचुएशनल दे दिया। अब आप क्या करेंगे? अब आप उसको नंबर 1, 2, 3 करके विकल्प दिया होता है केस स्टडीज में, और फिर उस विकल्प के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपको हर एक विकल्प पे आपको 50-60 वर्ड में एक्सप्लेनेशन देने होते हैं। अब यहाँ पे जब हम आएंगे ये चीज डिस्कस करेंगे केस स्टडीज में, सिंपली कि आपको प्रोफेशनलिज्म और लीगैलिटी को भी मेंटेन करना है। अब यहाँ पर में यदि आप कंपैशन में आकर के उस लेडीज को डॉक्यूमेंटेशन पूरा करते हैं या ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं, इंक्वायरी करवाते हैं, उनके आधार कार्ड, व्हाटएवर जो भी चीजें हैं उनको रेडी करवा के उसको योजना का लाभ देते हैं, तो एक तरीका है कि ये हो गया कंपैशनेट एडमिनिस्ट्रेशन। और यदि आप सिंपली आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कह सकते हो कि भाई आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, आप जाओ, नहीं काम नहीं होगा। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट आईएएस अफसर ऐसे भी होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। कि आपने भाई आधार कार्ड है, ये है, वो है, सारा चीज लाओ तब योजना का लाभ मिले। अब नहीं लाए आप, तो ये कोई गलत भी नहीं है। तो ये एक तो ओरिजिनल है। ये कम आजकल इस चीज की डिमांड है कि एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी कंपैशनेट। हमारे देश में इलिटरेसी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे इश्यूज हैं, तो इस तरफ जा रहा है, कंपैशन की तरफ, कि आपको लगता है कि ये गरीब है, रिक्शा पुलर्स है, बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं चीजों को, और फिर देखता है कि ये गरीब है, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला है, इसको क्यों नहीं कोई योजना मिला। फिर आप उसके लिए दर्द फीलिंग्स होनी चाहिए उसके लिए, वीकर सेक्शन और लाइक दैट हियर। सो दिस इज हियर, दिस पॉइंट्स आई वांट टू कन्वे कि इन दिस वे हम चीजों को समझेंगे। अभी सिलेबस है। अब यहाँ पर में है कि कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन। हमें कंपैशन वीकर सेक्शन में जितना भी वल्नरेबल ग्रुप में पढ़ाया हूँ, वल्नरेबिलिटी जानते हो ना, तो जो मेरा सोशल इशू, आपको वो सेक्शन भी हेल्प करेगा यहाँ एथिक्स को सॉल्व करने में, जो हमने ऑलरेडी इंडियन सोसाइटी सोशल इशूज विल लार्जली हेल्प यू। कि वीकर सेक्शन, एससी, एसटी, माइनॉरिटी जितने भी हैं, विमेन, ऐसे लोगों के प्रति आप कंपैशन के साथ कैसे काम करेंगे, दिस इज हियर अंडर दिस सेक्शन, एंड वो एटीट्यूड यू हैव टू डेवलप। फिर एक आता है 4th चैप्टर है भी, इट इज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, फर्स्ट जो 2, 3 और 4, इमोशनल इंटेलिजेंस। अभी तक जितने भी वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी है वो कहता है कि प्रशासन में ह्यूमनिज्म का और इमोशन का कोई जगह नहीं है। हम नियम कानून से चलते हैं, हम लॉ से प्रशासन चलता है, हम दया से, करुणा से या मानवता से प्रशासन नहीं चलती है। बहुत सारे जो थिंकर्स में एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, उन लोगों ने कहा कि इमोशन की कोई जगह नहीं है। सही बात है, कभी आप प्रेम में आकर के, क्रोध में आकर के कोई डिसीजन नहीं ले सकते। जो लॉ इज लॉ, कानून के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है, वहां इमोशन का कोई जगह नहीं है। लेकिन आजकल देखा गया है अमेरिका में, कोलमैन, अमेरिकन जो साइकोलॉजिस्ट हैं बहुत, उन्होंने एबनॉर्मल साइकोलॉजी लिखा है, डैनियल कोलमैन, उन लोगों ने शोध किया, बहुत इस पर रिसर्च किया, और पाया क्या कि इमोशन को यदि हम अच्छे से हैंडल करेंगे तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं प्रशासन में।
तो इसीलिए आया इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आया कि हम एक पर्टिकुलर सिचुएशंस में इमोशन को कैसे यूटिलाइज करें। अब मैं देखो एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसे थ्योरी से और चीजों से आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कम होगा। पटना में एक रैली हुई थी नरेंद्र मोदी की, पहला जो चुनाव हुआ था उस समय में क्या हुआ, किसी ने बम फोड़ दिया तो 4-5 लोग वहां मर गए। अब लगभग क्राउड है, 5 लाख लोग हैं, भाषण दे रहे हैं वो मंच से। वहां यदि मंच से ये अनाउंस किया जाता कि भाई बम फट गया है, किसी ने अपोजिशन वाले ने या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने, उग्रवादी ने फोड़ा है, तो पहला रिएक्शन वहां क्या होता है जानते हो? भगदड़ मचती, भगदड़ में हजारों लोग मारे जाते, फिर वहां राइट हो जाती, दंगे फैल जाते। एकदम बिल्कुल उसको कंट्रोल करने के लिए इमोशन का उपयोग किया गया और मंच से अनाउंस किया गया कि एक टायर फटा है, कुछ नहीं हुआ है, आप लोग शांति बनाए रखें। आधे घंटे तक भाषण भी चला और फिर सब लोग शांत से गए। मान लो कहीं कोई कॉम्युनल राइट हो रहा है, कोई धार्मिक चीजें हो रही हैं, वहां पर मैं इमोशन को यूटिलाइज करके हम किस तरह से चीजों पे कंट्रोल करें। प्रशासन में ये चीज मायने रखता है, किसी की धार्मिक भावना हो या किसी की कोई कल्चरल भावना हो, तो इन सब चीजों को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई बार आप इंट्रा ऑर्गेनाइजेशंस में भी जो आपके लेबर्स हैं, जो आपके अंदर में जो क्या कहते हैं सबऑर्डिनेट स्टाफ हैं, उनके साथ भी आप इमोशनल इंटेलिजेंस करके, इमोशन का यूटिलाइज करके आप उनसे बहुत ज्यादा अच्छा काम लेते हो, वर्क कल्चर को सुधारते हो। वह एक यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन में लेबर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इंटीग्रिटी को नहीं मेंटेन कर रहा है, तो उसमें वहां भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस यूनिट के अंदर में हम देखेंगे कि इमोशन क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, जिसके डिफिनेशन क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। फिर इसको हम प्रशासन से जोड़ेंगे कि किस तरह से इसको हम केस स्टडीज इस पे करेंगे कि इमोशनल स्टडीज कैसे हम इमोशन को यूज करके एक वर्क कल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं और प्रशासन को एक अच्छे बना सकते हैं। तो इसके बहुत सारे ऐसे बोनाफाइड एग्जाम्पल्स हैं केस स्टडीज में। एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, आजकल जो बहुत ज्यादा, जैसे आपने हमारे देखा होगा प्रधानमंत्री जी इमोशनल इंटेलिजेंस और परसेसिव कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। कैसे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यस। देखो अभी 4-5 मिनट में लिंक फेल होगा तो यू विल बी स्टे कनेक्टेड। मैं फिर से लिंक भेजूंगा, अभी 4 मिनट टाइम है। उन्होंने क्या कहते हैं, अक्सर आपने उनके भाषण में देखा होगा कि मैं एक चाय बेचने वाला एक गरीब परिवार से बटनगर रेलवे स्टेशन पे, तो एक ये क्या है, इमोशन है। गेटिंग माय पॉइंट्स? ये इमोशन है कि लोगों को इमोशनल कनेक्ट कर लेते हैं। आप परसुएसिव लोगों को इतना उनके कल्चर को उनके भाषा में बोल देते, जहां जाते हैं उन्हीं भाषा में कुछ बोल देते हैं, तो उनको अपने आप से पहले अटैच करना, अपने इमोशन से वो जोड़ लेते हैं 5 लाख लोगों को। इसीलिए है कि उनके एक बातों पे 5 लाख लोग मरने कटने को तैयार हो जाएंगे, इशारे पे उनको वोट देते हैं और जीत के प्रधानमंत्री बन गए। सो ही इज ए वेरी गुड इंटेलिजेंट पर्सन और उन्होंने इमोशन को और इमोशनल इंटेलिजेंस और परसुएसिव कम्युनिकेशन को बड़ी टेक्निकली यूज करते हैं अपने लेक्चर में, इसके लिए इसी को यूज करके आज इतना बड़ा आदमी था। भाइयों बहनों, मैं कहता हूँ, ये आप लोगों से मैं जवाब चाहता हूँ, मतलब 5 लाख लोगों को, ये 2 लोग तो कंट्रोल नहीं होते हैं सामान्य आदमी से, इतने बड़े क्राउड को जोड़ लेना अपनी भावना से, इमोशन से, दिस इज द ग्रेट लीडर्स का यही काम है। महात्मा गांधी भी ऐसे पर्सनैलिटी, ग्रेट लीडर्स जो हैं ऐसे काम किए हैं। तो इसमें हम देखेंगे उसके एग्जाम्पल, एप्लीकेशन, हर एक डायमेंशन इसमें पढ़ेंगे। ये साइकोलॉजी का यूनिट होगी। ये जो 3 चैप्टर है, 2, 3, 4, ये मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में है, साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में ये यूनिट। अब ये जो है, ये जो 5वां है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये यूनिट। इसमें टोटल आपको 8-10 थिंकर्स पढ़ने हैं। वेस्टर्न मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर, वेस्टर्न मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर में हम सोक्रेट्स को पढ़ेंगे, एरिस्टोटल को पढ़ेंगे, प्लेटो को पढ़ेंगे, इमैनुअल कांट्स को पढ़ेंगे, और बहुत सारे जो थिंकर्स हैं उन लोगों को भी इसमें हम 4-5 और थिंकर्स हैं उनको इंक्लूड करेंगे। वेस्टर्न मैकियावेली को यूज करेंगे। फिर सेकेंड पार्ट इसका हो गया इंडियन मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर। इंडियन मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर जब आएगा तो इसमें हम बौद्ध को लेंगे, बौद्ध धर्म के फिलोसफी को देखेंगे, जैन धर्म के फिलोसफी को देखेंगे, हिंदू धर्म में एथिकल चीजों को देखेंगे,
इसमें हम क्या कहते हैं, चाणक्य की जो नीति है, कौटिल्य, उनके मोरल एंड एथिकल थिंकिंग को देखेंगे। उनके मोरल थिंकिंग काफी पॉपुलर है भारत में। महावीर से लेकर के फिर जैन धर्म को भी देखेंगे, उसकी चीजों को देखेंगे। फिर महात्मा गांधी जो है आधुनिक समय में, महात्मा गांधी को इसमें हम देखेंगे। महात्मा गांधी का जो एथिकल आइडिया है, बहुत काफी एवरी ईयर 7 सीन्स पे क्वेश्चंस आए हैं, ये नहीं, बहुत सारे सर्वोदय पे क्वेश्चंस आए हैं। अक्सर महात्मा गांधी से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एवरी ईयर। फिर इस यहीं पर में विवेकानंद के फिलॉसफी को हम देखेंगे, एस राधा कृष्णन को देखेंगे। टोटल मिला के आपको ज्यादा नहीं है, दोनों यदि वेस्टर्न और इंडियन यदि हम कर लें तो 10-12 मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर हैं। उनके पूरे लाइफ को, हिस्ट्री को हमें नहीं पढ़ना है, उन्होंने क्या एथिक्स और मोरालिटी के फील्ड में क्या क्या कहा, वी शुड फोकस ऑन दैट वन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यस सर। यस सर। यस रवि जी सर। रवि, तुम लेट से क्यों ज्वाइन करती हो बताओ? सर व्हाट्सएप में नहीं चलाता, मेरे को पता नहीं था सर क्लास होगा करके भी अचानक। 4 बजे का टाइम फिक्स है, सब लोग आ जाओ। आप बहुत स्ट्रेटेजिक डिस्कशन हो रही है अभी नहीं सिलेबस पता था सर आज क्लास होगा करके, अभी ऑन किया तो पता चला। ठीक है, चलो पहला था, कुछ नहीं होगा सर, अगर यही कंटिन्यू टाइम रहेगा तो कुछ नहीं होगा। कंटिन्यू है ये, मतलब समझो आप, ये ऐसा टाइम है कि जिसमें कि मतलब हम भी क्लास सीरियस का कभी टाइमिंग लोग चेंज करवा देते हैं सर, कभी 5 से 7 रहता है, 4 से 6 हो जाता है। एक फिक्स टाइम हो जाएगा ना, तो उसी अनुसार फिर मैं अपना टाइम टेबल बनाऊंगा। ठीक है। अभी तो 4 से 6 रखे हैं ना हम लोग का, अभी 10-15 दिन से चल रहा है, तो यही टाइम रहेगा। ठीक है सर। चलो, ये हो गया ये कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर। आस्था, हिमांशु, रोहित, ऑल ऑफ यू, आर यू गेटिंग मी? यस सर। ठीक है, अब ये यूनिट देखो, छठा यूनिट, पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो छठा और 7वां यूनिट है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स से रिलेटेड। इनसे देखा गया है कि 2 साल से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि सिंस यू ऑल आर जस्ट गोइंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन में आप काम करने के लिए आ रहे हैं, तो ये दोनों यूनिट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू, सिविल सर्विसेज का वैल्यू, पब्लिक लाइफ का एथिक्स क्या होता है, फिर डिलेमास क्या होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने के बाद, फिर प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन के बीच क्या चीज़ें होती हैं, रूल्स रेगुलेशन की हम बात करेंगे। इसमें कंसाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें कंसाइंस से क्वेश्चन भी आया है, अंतरात्मा की जिसको हम आवाज़ कहते हैं। फिर उसको लॉ से जोड़ेंगे कि लॉ, प्रोफेशनलिज्म और कंसाइंस। फिर इसमें हम देखेंगे कि अकाउंटेबिलिटी इन एथिकल गवर्नेंस क्या होता है। अकाउंटेबिलिटी एक तरह का, एक देखा जाए तो प्रोफेशनलिज्म है, एक तरह का इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का तरीका है। और स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस, कि गवर्नेंस में यानी कि ब्यूरोक्रेसी में किस तरह से हम मोरालिटी को और ज्यादा अच्छे से बढ़ाएं, ताकि एक करप्शन फ्री सोसाइटी